गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने लेक्चर्स हो गए हैं उसके बाद नोट्स पे आ जाइए, ठीक है, जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, अब तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से समझा दिया है। अब हम एंट्री करेंगे पार्ट 2 में, और जो पार्ट 2 है वो है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशनरी थ्योरीज से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इवोल्यूशनरी थ्योरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लामार्किज्म। ठीक है, लामार्किज्म जो है वो है हमारी प्री डार्विनियन थ्योरी। जो डार्विन की थ्योरी आई है वो कब आई थी बताओ? 1859 की एक किताब थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो किताब है उसमें वर्णन किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसके बारे में? अपनी थ्योरी के बारे में। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। अब उससे पहले मतलब प्री डार्विन लमार्क आए थे। ठीक है, लमार्क ने कुछ बातें करी थी इवोल्यूशन की तरफ। ठीक है, कि ह्यूमन लाइफ इवॉल्व करी है। सेम बात हमारी डार्विन ने करी थी। अब इन दोनों थ्योरीज को बेस मानते हुए आगे कुछ रिसर्चेस हुई। ठीक है, जिसमें मेंडल के लॉज आए। ठीक है, जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट निकला, जीन्स आए, फैक्टर्स आए। ठीक है, डोमिनेंस आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये सब आया। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया, खूब सारी चीजें आई, और जिसने सब्सटेंशिएट किया सिंथेटिक थ्योरी को। ठीक है, और फिर सिंथेटिक थ्योरी बनी जिसने जो पहली थ्योरीज थी उनके जितने ड्रॉबैक्स थे, या वो थ्योरीज जैसे लमार्क और डार्विन की थ्योरी जिन बातों पर प्रूफ नहीं रख पा रही थी और जिन बातों को वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अपनी बात को प्रूफ करना है ना, जो आपने बोला है, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये काम आगे सिंथेटिक थ्योरी ने किया। पर सिंथेटिक थ्योरी का बेस जो है वो लमार्क और डार्विन की थ्योरी रही है। तो लमार्क और डार्विनिज्म की जो थ्योरी है उन्होंने ही सबसे पहले ये बोला कि इवोल्यूशन हुआ है। मैन इज नॉट अ स्पेशल केस, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी लाइन। मैन इज नॉट अ गॉड गिफ्ट इंडिविजुअल, गॉड गिफ्टेड इंडिविजुअल। इंसान को भगवान ने नहीं बनाया है। यह प्रूफ किया है लमार्क ने और डार्विन ने। कुछ कुछ बातें की हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे लमार्क को। ठीक है, अब लमार्क पढ़ना। ठीक है, देखो लमार्किज्म में बात है मेन तरीके से थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। ठीक है, ये क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं और फिर कुछ एजम्पशंस भी हैं। पहले हम जो है पहले एजम्पशंस पे देखते हैं। जो ABC करके लिखा है उसको देखिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बोला है चेंज इन एनवायरमेंट्स। मेरे नहीं, मतलब एजम्पशन ने बोला है चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म में कुछ अडेप्टिव फीचर्स आएंगे। ये बात तो हम अभी तक कर रहे हैं कि एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। यही बात ये पॉइंट भी कह रहा है। ठीक है, ये सेकंड एजम्पशन थी लमार्क की। उसके बाद एक थर्ड एजम्पशन थी यूज एंड डिसयूज थ्योरी। ठीक है, अब यूज एंड डिसयूज थ्योरी मतलब कि अगर किसी बॉडी के पार्ट का या फिर किसी बॉडी के ऑर्गन का कितना आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया तो जिराफ की गर्दन ज्यादा लंबी हो गई। हम अपने दांतों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए डाउन द एंसेस्ट्री लाइन। ठीक है, तो हमारे दांत जो है संख्या भी कम हो गई और साइज भी कम हो गया। तो ये यूज और डिसयूज थ्योरी है। ये थर्ड एजम्पशन है। तो यूज और डिसयूज थ्योरी होती है। ठीक है, और कुछ एजम्पशन किया था उन्होंने। और चौथा एजम्पशन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, समय के साथ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं एक्वायर्ड हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, ये एजम्पशन किया था उन्होंने। तो चारों एजम्पशन बताओ। सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ये मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा है चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्ड अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तीसरा बताओ यूज एंड डिसयूज थ्योरी, और चौथा है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये चार एजम्पशंस इन्होंने दिए अपनी थ्योरी को ये सब्सटेंशिएट करने के लिए कि इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन में ये चार एजम्पशंस हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक एजम्पशन उतारेंगे। लमार्क की थ्योरी आएगी तो एजम्पशन डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेजर तौर पे आप एजम्पशन ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा आंसर होता नहीं है। ठीक है, छोटे आंसर होते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट पकड़िए। सबसे पहले तो पढ़ लीजिए द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द थ्योरी एंड द क्रिटिकल इवोल्यूशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला एजम्पशन है सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब ये वाला एजम्पशन जो है ना थ्योरी में, जब ये अब लमार्क पहुंचे थे अपनी थ्योरी रखने के लिए, इसको अपोज किया गया था। अब पॉइंट क्या दिया गया था? दिस एजम्पशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज डायनासोर रेप्टाइल ऑफ यस्टरडे।
पहले डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर रेप्टाइल्स ऑफ द प्रेजेंट, और आज ऐसे रेप्टाइल्स नहीं हैं, ठीक है, तो मोर सिंपलर रेप्टाइल्स आ गए हैं, तो कॉम्प्लेक्स से और कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, डायनासोर से और कुछ और बड़ा नहीं बना है, डायनासोर को रिप्लेस किया है लिजर्ड जैसी चीजों ने, छोटे रेप्टाइल्स ने, ठीक है, तो ये पॉइंट नेगेट हो जाता है, गलत हो जाता है, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंपल बन सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये चीजें हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्ड एडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये बात तो हम पहले भी कह रहे हैं, तो उस समय भी सही बोली गई होगी अगर लॉजिकली सोचा जाए तो, ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल कोल्ड एनवायरमेंट प्रेशराइजेस यू टू वियर वार्म क्लोथ्स, अब कोल्ड एनवायरमेंट आपको वार्म क्लोथ्स पहनने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, सो इफ एनवायरमेंट चेंजेस दैट प्लेस अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलेगा, अब सर्दियों में तो आप ये पहनोगे, गर्मियों में तो पहनोगे नहीं, एनवायरमेंट की नीड आपका डिसाइड करेगी किस तरह की बॉडी के फीचर्स होंगे या फिर किस तरह के आप कल्चर्स पहनेंगे, जैसे पोलर बियर है, अब पोलर बियर जब पहाड़ों में रहता है, वो तो रहता ही पहाड़ों में, ठंड है बहुत ज्यादा, तो ठंड है तो उसकी बॉडी ने इस तरह के प्रोटीन्स बनाए हैं कि उसको मोटा फर मिला है बॉडी पे, ठीक है, तो चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर्स अडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हम जो है हमारा बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों अडेप्टेशन है, अब जो एनिमल्स हैं उनका केवल बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है, तो वहां अच्छे से दिख जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जब अलग अलग एनवायरमेंट में रहेंगे तो डिफरेंट तरह के अडेप्टिव फीचर्स बनाएंगे, अब देखते हो ना पहाड़ी कुत्ते बड़े होते हैं, जंगली कुत्ते ऐसे होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कुत्ते ऐसे होते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं जो डेवलप हुए उनके डिफरेंट एनवायरमेंट की नीड्स के हिसाब से, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है, अगर अब जैसे हस्की नाम का कुत्ता आता है, उसको पहाड़ में रखते हैं, मोटा फर होता है, अब हम क्या करते हैं उसको पालने के लिए अपने घरों में ले आते हैं, दिल्ली जैसे गर्म टेम्परेचर में ले आते हैं, भाई उसकी बॉडी उस एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बनी ही नहीं है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन उसका उस एनवायरमेंट में है ही नहीं, उसका बायोलॉजिकल अडेप्टेशन किस एनवायरमेंट में है बताओ, पहाड़ों में, तो वो इंडिविजुअल सफर करता है। अब जैसे अंग्रेज भारत में आए थे, अब अंग्रेजों की बॉडी अडेप्ट नहीं थी कि इक्वेटोरियल हीट को वो सफर कर सके या फिर वो झेल सके, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिमला में जाके अपना समर कैपिटल बनाया, बात समझ में आ रही है, शिमला, डलहौजी और ये नैनीताल वगैरह जो बने हैं नेपाल से ट्रीटी ऑफ सगौली से बात काटने के बाद, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने अपना वो बनाया, तो उनका अडेप्टेशन था, ठीक है, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट जो पहाड़ों का एनवायरमेंट है वो लगभग मैच कर रहा था ब्रिटिश एनवायरमेंट से, ठीक है, तो इंडिविजुअल की बॉडी के नीड्स उसके अडेप्टिव फीचर्स को डिफाइन कर जाते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह के फीचर्स बनेंगे, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है, तो ठीक है, दिस एजम्पशन इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, अब देखो ह्यूमन फॉसिल में ड्रायोपिथेकस में ट्री एनवायरमेंट था, बताया था ना, ड्रायोपिथेकस ट्री एनवायरमेंट ऐसे ऐसे चलता था, ब्रैकिएशन करता था, रामापिथेकस में एनवायरमेंट जो है वो सवाना हो गया, तो सवाना के हिसाब से चेंजेस आए, बताया ना लास्ट वीडियो में कैसे बताया था, ड्रायो में था, ड्रायोपिथेकस में तो ट्री एनवायरमेंट था, ब्रैकिएशन किया, रामा ने बाइपेडलिज्म किया है, रामा ऑस्ट्रो इरेक्टस में फुली इरेक्ट हो गया, टीथ साइज घटा है, ब्रेन साइज बड़ा है, इतना तो अब क्लियर हो चुका है, कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ो, ड्रायोपिथेकस की बात कर रहे हैं, वहां पे ट्री एनवायरमेंट है, जो सेकंड एजम्पशन है ना लमार्क का, क्या है, चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायर एडेप्टिव चेंज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, उसमें आपको एनवायरमेंट को जोड़ देना है, जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे बॉडी में फीचर्स बनेंगे, अब ये मत कहना कि जैकेट बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये तो आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, कुछ बिल्कुल इंडिविजुअल पे देखिए कि उसके पास कुछ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, बात समझ में आ रही है, अब जैसे कुत्ते को भी हम पहनाने स्टार्ट कर दिए हैं, कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, आपको इस तरह से देखना है कि एनवायरमेंट है और केवल बेयर इंडिविजुअल है, तो बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे डाउन द एजेस कि वो उस एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाए, ठीक है, कोई कल्चरल प्रोडक्ट नहीं उसकी बॉडी पे, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ड्रायोपिथेकस में ट्री एनवायरमेंट है, दे क्लाइम द ट्रीज टू लुक फॉर प्रेडेटर्स, ठीक है, अब वो प्रेडेटर्स पे को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया था ड्रायोपिथेकस, ब्रैकिएशन कर रहा है, ठीक है, रामापिथेकस में कोई ट्री था ही नहीं, तो बिग ग्रासेस थी, दे नीड टू ट्राई स्टैंडिंग इरेक्ट टू लुक फॉर प्रेडेटर्स, सो द ग्रास एंड द ग्रासेस वर वेरी लॉन्ग, ठीक है, इरेक्ट होने की कोशिश तो थी, जिसको इरेक्ट कर गई, हेंस बिगिनिंग ऑफ इरेक्ट पोस्चर बिगिंस फ्रॉम हियर, ठीक है, अब बिगिनिंग ऑफ इरेक्ट पोस्चर क्यों आया, एक एनवायरमेंट ने अडेप्टिव चेंज को इग्नाइट किया कि बॉडी में इस तरह के चेंजेस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि इट वाज अ नीड इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, इसीलिए बॉडी ने वो फीचर्स धीरे धीरे करके बना लिए, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत फार विजनरी सोच थी लमार्क की, और ये बहुत सही था कि उस समय ये बात जो की इन्होंने, आज जो हमारा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है, ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट का काफी ज्यादा इंस्पिरेशन यहां से लेता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है,
ऑस्ट्रेलो इरेक्ट्स इन अ बेटर वे एंड होमो इरेक्टस पूरी तरह से इरेक्ट हो गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, पेज पलटिए। इरेक्ट पोस्चर, फ्लो चार्ट में पूरा फ्लो चार्ट देखिए। इरेक्ट पोस्चर से हैंड जो है पूरे फ्री हो गए, ठीक है, पूरे फ्री हैंड हो गए। टूल मेकिंग स्टार्ट हो गया, टूल बनाने स्टार्ट हो गए, कल्चर्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जैसे ही हैंड फ्री हुए ना, बाईपेडलिज्म से मैंने बताया था, होमो इरेक्टस जैसे ही बाईपेडल हुआ वैसे ही उसके हाथ इरेक्ट हो गए। हाथ जो इरेक्ट, बॉडी इरेक्ट होने के बाद हाथ प्रीहेंसाइल हो गए, ठीक है, ऐसे घूमने लगे, ठीक है। जैसे ही हाथ प्रीहेंसाइल हुए ना तो उसने टूल्स बनाने स्टार्ट किए, और एनवायरमेंट के प्रेशर की वजह से और नीड्स की वजह से, हंटिंग के लिए ऑर्गेनाइज हंटिंग हो गया, ठीक है, सोशल रिलेशंस हो गए, उसके लिए ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ा। जब ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ा तो ब्रेन साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब ब्रेन साइज बढ़ रहा है, हाथ भी प्रीहेंसाइल हो चुके हैं, टूल्स बना रहा है, तो ब्रेन के दिमाग से और अच्छे टूल्स बनाएगा, ठीक है। टूल्स को अच्छा क्यों कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट का क्या कहता है कि इंसान जो है अपनी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए टूल्स बनाता है। देखो, सबसे पहले तो वो बेसिक मिनिमम टूल्स बनाएगा। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। जब ये टूल्स बन जाएंगे जिसके सारे वो बेसिक मिनिमम अचीव कर रहा है अपनी जिंदगी का, फिर अपनी जिंदगी को और आसान करने के लिए वो उन टूल्स को रिफाइन करेगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में। मिडिल पैलियोलिथिक क्या बोलता है, कौन सा कल्चर है? लोअर पैलियोलिथिक कल्चर जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर क्या है बताओ? चॉपर चॉपिंग हैंड एक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है जो वेस्ट मटेरियल टूट रहा था फ्लेक्स, उसको यूज किया किसने? मिडिल पैलियोलिथिक के निएंडरथल ने, ठीक है। उसके बाद उस फ्लेक्स को साइडों से नुकीला किया, ब्लेड्स बनाया, उसके बाद एक पॉइंट दिया, ब्यूरिन बनाया। उसके बाद मीजोलिथिक में जब एंटर किया तो क्या किया? इन्हीं को कंपाउंड टूल्स बनाया, एरो बनाए, ठीक है। फिर आगे जाके पॉटरी वगैरह बना रहे हैं। तो जो टूल्स ऑलरेडी थे उन्हीं पे वर्क होता चला गया। ये मैं आर्कोलॉजी में समझाऊंगा, ठीक है। ये था टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ठीक है। तो हैंड्स इरेक्ट हुए, सॉरी हैंड्स नहीं, बॉडी इरेक्ट हुई, हैंड्स प्रीहेंसाइल हुए, फ्री हुए, टूल्स बनने स्टार्ट हुए। और जब टूल्स बने, ठीक है, और जो बॉडी में जो अडेप्टिव चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन साइज बढ़ रहा है, इरेक्ट हो रहे हैं, हैंड प्रीहेंसाइल हो चुके हैं, तब जो आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और कल्चरल इवोल्यूशन दोनों साथ साथ होने लगे। फिर दोनों में इस तरह की होड़ लगी बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन में कि आज का मॉडर्न मैन सामने बैठा है आपके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो टूल मेकिंग ने फर्दर इग्नाइटेड द बायोलॉजिकल चेंजेस। अब किस तरह के बायोलॉजिकल चेंजेस? टीथ घटने स्टार्ट हुए, टीथ का साइज भी घटा, नंबर भी घटा, ठीक है। अब ऐसे कैसे पता? 36 दांत हैं। आप देखो भाई, इसमें ट्री श्रीव वगैरह में 36 टीथ हैं, ठीक है। और इसमें कुछ मंकीज हैं, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी है शायद, जहां पे 36 दांत हैं, जो ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों के 36 दांत हुए होंगे। एप्स में 32 दांत हैं। बात समझ आ रही है? तो ये देखो, और हम में भी 32 दांत हैं, 32 टीथ हैं। टीथ साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। जो कुक्ड फूड आ गया उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स चेंज हुए, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हुई, ब्रेन साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ, फेशियल रीएडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये फेशियल रीएडजस्टमेंट क्या है? मैंने बताया था, ऐसे थे हम लोग, ठीक है, ऐसे थे। ये प्रोग्नेथस था, ये रिसीडिंग था। अब ये रिसीडिंग है, मतलब ये छोटा है, ब्रेन हमारा छोटा है। अगर ब्रेन हमारा छोटा है, 400 सीसी का है, तो हमको अगर हम लोग इस पर स्ट्रेस मारेंगे तो ब्रेन का साइज बढ़ेगा डाउन द एज। ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, जब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है तो ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, और इसका कम यूज हुआ तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे जाएगा, तो हम जो है इस तरीके से हो जाएंगे समय के साथ, और ये हुए हैं हम, ठीक है। तो टीथ साइज जो है घटे हैं, टीथ का साइज घटना स्टार्ट हुआ। कुक्ड फूड जो है उसने हमारे डाइजेशन सिस्टम को और ऑर्गन्स को रीस्ट्रक्चर किया। बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, वो रीस्ट्रक्चर हुआ। पहले हम कच्चा मीट खा रहे थे, काफी चीजें रॉ खा रहे थे, अब हम पका के खा रहे हैं, तो दांतों का इस्तेमाल और डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल कम हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेन साइज बढ़ता चला जा रहा है, जितना ज्यादा ब्रेन साइज बढ़ रहा है उतने अच्छे टूल्स भी रिफाइन होते चले जा रहे हैं। तो कल्चरल इनोवेशन और बायोलॉजिकल इनोवेशन एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा था। फेशियल रीएडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। आप नीचे डायग्राम देखो, फोरहेड आगे को तो प्रोट्रूड करेगा और जॉ जो है रिसीड करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी। ऊपर देखो, नीचे देखो, इन डिडक्शन टू फोरहेड इट स्टार्ट्स रिसीडिंग एंड आल्सो ड्यू टू अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस इट स्टार्ट्स टू रिसीड। वापस जाने स्टार्ट हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। सो लमार्क की जो सेकंड assumption है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं सही है, दैट चेंज इन एनवायरमेंट लेड टू द अडेप्टिव चेंज ऑन पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के कंटेक्स्ट में तो हमें दिखती है ट्रू है। और खुद सोचो, लमार्क की थ्योरी के समय फॉसिल्स पता ही नहीं थे हमें कौन कौन से हैं, वो तो बाद में हमने पूरा पिच किया है 1932 के बाद, जब रामा भी मिल गया हमें, सारे मिल गए। अब थर्ड assumption थ्योरी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, ये भी कुछ हद तक सही है,
ठीक है, इज ऑल्सो ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। अब देखो, एज ह्यूमन एंसेस्टर स्टार्टेड यूजिंग टूल्स, उसने टूल्स बनाने स्टार्ट किए, यूज करने स्टार्ट किए, दियर डिपेंडेंस ऑन टीथ डिक्रीजेस, बता चुका हूं, एंड विद बेटर डिपेंडेंस ऑन टूल्स, अब टूल्स पे डिपेंडेंस बढ़ रही है, दियर साइज ऑफ द टीथ टेंडेड टू डिक्रीज। अब इवोल्यूशनरी लाइन यही तो है, जिसका यूज कम हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है साइज, ठीक है, कम हो रहा है ना, और जिसका यूज ज्यादा हो रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है, फ्रॉम रामा टू मॉडर्न मैन। यूज थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू जस्टिफाई द इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, ठीक है, जो यूज थ्योरी है ये जस्टिफाई कर रहा है ब्रेन साइज, जो बता चुका हूं, क्रेनियल कैपेसिटी। अब ये संयोगी तो है कि उस तरह के एनवायरमेंट में कुछ बंदर पहुंच गए, संयोगी तो है, और उनका इवोल्यूशनरी लाइन इस फेज में आ गया और इस तरह की स्पीशीज बन गई जो आज पूरे ग्लोब को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। सिंस इन डिफरेंट सिचुएशंस दे वर यूजिंग ब्रेन मोर एंड मोर, डिफरेंट सिचुएशंस में अपने दिमाग को वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फॉसिल्स, जो हमारे ह्यूमन फॉसिल्स है, रामा, ऑस्ट्रेलो, अलग अलग सिचुएशन में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये चीज डोमिनेट कर रही थी, ये चीज रिसीड कर रही थी। द स्ट्रेस ऑन ब्रेन इग्नाइटेड टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, 400 से लेकर 1400 सीसी तक हम पहुंच गए, बीच में 1600 सीसी निएंडरथल का रहा है, ठीक है। अब हमारा ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ कैसे रहा था? अब देखो नीचे लिखा है, हंटिंग को ऑर्गेनाइज करना है तो दिमाग लगेगा, कुकिंग करनी है तो दिमाग लगेगा, अगर हमें चलना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब कुत्ता बिल्ली देखो कहीं भी भागता है, ठीक है, भागता नहीं भागता, रैंडम है वो, बिल्कुल कभी जो सोचेगा वो करेगा, ठीक है। हम लोग जो है सोच के काम कर रहे हैं क्योंकि दिमाग हमारे पास आ चुका है, वी आर अ सोशल बीइंग, हंटिंग चाहिए, कुकिंग कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, बॉन्ड्स हम डेवलप कर रहे हैं, सोशल बॉन्ड्स, इमोशंस हमारे में आ रहे हैं, स्ट्रेस ऑन ब्रेन बढ़ रहा है, ब्रेन साइज इंक्रीज करेगा, इन्हीं सबसे तो स्ट्रेस बढ़ेगा जब हम इमोशनली स्ट्रेन्ड होंगे, ठीक है। लमार्क हैज आल्सो शोन दैट बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ ईटिंग न्यू लीव्स फ्रॉम ट्रीज लॉन्गर, जैसे जिराफ है, जिराफ में ये प्रवृत्ति है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो हरी पत्तियां खाए, ठीक है, देखना बिहेवियर देखना, जिराफ का हमेशा कोशिश करेगा कि हरी पत्तियां खाएं। अब उसकी इवोल्यूशन लाइन ऐसी रही है कि ये प्रवृत्ति उसमें स्टार्टिंग से रही है, तो वो हमेशा गर्दन कुचकाने की कोशिश कर रहा था, उचका उचका के उसकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। जैसे बोला जाता है बचपन में बच्चों को लटको, ठीक है, अब वो यूज एंड डिसयूज थ्योरी लमार्क सेटिस्फाई करती है, बात समझ में आ रही है, पर उस वे में मत लेना क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। डाउन द इवोल्यूशन लाइन एकदम से गर्दन आप खींचनी स्टार्ट करेंगे तो एकदम से लंबी नहीं होगी। डाउन द इवोल्यूशन लाइन जो है एक तरह का बिहेवियर जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को गाइड कर रहा है, वो जो है वही बिहेवियर जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक रोल अदा करेगा, स्पीशीज को एक नए डायरेक्शन में मोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जिराफ ने अपनी गर्दन को खूब स्ट्रेच किया, पहले वो ज़ेब्रा की तरह दिखता था, ठीक है, स्ट्रेच कर करके अपनी गर्दन इतनी लंबी कर दी, ठीक है। जिराफ स्टार्टेड टू स्ट्रेच इट्स नेक एंड एज अ रिजल्ट नाउ इट हैज डेवलप्ड अ लॉन्गर नेक। तो ऐसा नहीं है कि अभी जिराफ की 100-150 साल पहले ही लंबी हो गई है, ये कई हजारों सालों का लेखा जोखा है, ठीक है। यही यूज एंड डिसयूज थ्योरी है, ठीक है। बात सुनना है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अब एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब ये जो है ना इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको गलत साबित किया था, ठीक है, जब ये अपना पॉइंट्स रख रहे थे सामने। इट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय हिज एक्सपेरिमेंट ऑन टेललेस रैट। एक वाइसमैन नाम के साइंटिस्ट थे जो लमार्क के अपोजिट बोल रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टेललेस रैट पे। उन्होंने क्या किया, चूहा लिया, एक चूहे की पूंछ काटी, फिर चूहे को मेट कराया दूसरे चूहिया से, उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ फिर ये देखा कि उसके अंदर पूंछ है नहीं है, वो बोले पूंछ आ गई, अगर मैंने मेल की पूंछ काट दी, ठीक है, और फीमेल की भी काट दी सपोज करो, तो इस बच्चे की क्यों आ रही है, ये सोच रहे थे वो, ठीक है। फिर वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करते गए, उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गलत है, लेकिन उसके बाद ये प्रूव वैलिडेट किया गया, अगर ये काफी समय तक चलता रहता, डाउन द प्रोसेस ये हो रहा होता, तो शायद ऐसा सिचुएशन आता कि चूहे की पूंछ नहीं होती। पर अभी के लिए अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फेल हो रही थी, ठीक है। तो वाइसमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ के सुना रहा हूं, ही गोज फॉर द रिप्रोडक्शन फॉर टेललेस रैट but he finds that each time the offspring produced was having a tail. So if an organism has acquired some character throughout its life, then it is not inherited down the generation. Immediate generation में नहीं आएगा, पर अगर ये evolutionary line में आ गया काफी समय तक, तब ये आ सकता है। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, सुनो, नोट लिखा है नीचे, actually it took a huge amount of time for a character to be linked out from the genetic code of individual. Mere changing the environment for a smaller duration won't do. One need to develop similar environment change for a longer duration. बड़े environment change करना है बड़े टाइम के लिए,
देखो एनवायरनमेंट जब चेंज होगा बड़े टाइम के लिए, तो उस चेंज एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उस स्पीशीज की बॉडी कुछ अडेप्टिव फीचर्स बनाएगी, जो सेकंड पॉइंट था लामार्क का, ठीक है, उसी को सब्सटेंशिएट कर रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पर छोटे ड्यूरेशन में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फेल हो गया था पॉइंट। बस हमारे केवल 2 पॉइंट्स उनके सक्सेसफुल हुए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 गलत साबित कर दिए गए लामार्क की थ्योरी में। एक्चुअली व्हेन वी सी लामार्क, अब गलती क्या है, जब हम लामार्क को देखते हैं तो उनके पास प्रॉपर पर्सपेक्टिव नहीं था, ठीक है, किस चीज का, सेल का, सेल की नॉलेज नहीं थी। सेल तो बाद में बनाया ना, सेल हो गया, जेनेटिक्स हो गई, इनकी रिसर्च और इनकी खोज बाद में हुई ना, रॉबर्ट हुक वगैरह ये लोग बाद में आने वाले ना, अभी थोड़ी आ रहे हैं, ठीक है, बात नहीं। तो अब क्या है, इनके पास सेल की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, नहीं थी। ये प्री डार्विनिज्म की बात है। पर इन्होंने ये साबित कर दिया कि इवोल्यूशन होता है, ठीक है, और इवोल्यूशन के बेसिस पॉइंट्स को सजेस्ट करके चले गए, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, एक है सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल पता है, सोमेटिक सेल इफ अफेक्टेड, देखो कैसा है, एक रेसलर है, उसने अपनी मसल को स्ट्रेंथन किया है, खूब स्ट्रांग मसल है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका बच्चा जो पैदा होगा, कोई जरूरी है नहीं, होगा ही नहीं कि उसका बच्चा जब पैदा होगा उसकी भी स्ट्रांग मसल होंगी, उसकी भी 6 एब्स निकल के आ रहे हैं। पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है, ठीक है। वो भी थिन हो सकता है, अपने फादर पे नहीं जा सकता है। तो ये सोमेटिक सेल वाला केस है, जो बॉडी में बनाई उसने, वो सोमेटिक सेल का एडेप्टेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जर्म सेल। जर्म सेल इज अफेक्टेड ड्यू टू रेडिएशन, जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, एज हैपेंड इन हिरोशिमा बॉम्ब ड्रॉप और भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। एक्चुअली दीज इवेंट्स चेंज द जेनेटिक मेकअप, बॉडी में जो जेनेटिक मेकअप है, अब ये क्या है, ये म्यूटेशंस लेके आता है। अब कुछ रेडिएशन जो हैं जीन्स के लोकेशंस को ऑल्टर कर सकती हैं, जीन्स के मतलब जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं ना, उनके मेकअप को, उनके जेनेटिक मेकअप को, उनके जेनेटिक सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर प्रोटीन्स जो है बॉडी जो पहले बना रही थी वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि उनका सीक्वेंस ही ड्राइव करेगा कि किस तरह के बॉडी में प्रोटीन्स बनेंगे। ये मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी इतना सुन लीजिए। Germ cell if affected due to radiation has happened in Hiroshima bomb drop or Bhopal gas tragedy. Actually, these events change the genetic makeup of the surrounding people. Mutations होंगे, owing to which bodies begin to develop distorted characters via new proteins. नए तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। 4 उंगली होंगी, 3 उंगली होंगी, डिस्टॉर्टेड होंगे, कुछ भी हो सकता है। बाल नहीं है, ठीक है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, ठीक है, बात समझो, ठीक है। owing to which bodies begin to develop distorted characters via new proteins, that is changes in nitrogenous base sequence, adenine, thymine, cytosine, guanine, वो ऑलरेडी पहले सेट थे, ठीक है, अरेंजमेंट्स। देयर ऑफस्प्रिंग्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय दिस। अब एक बार आपके अंदर आ गए तो ये जेनेटिक मेकअप तो पास ऑन होगा ना, सोमेटिक सेल थोड़ी ना पास ऑन हो रहे हैं, जेनेटिक मेकअप पास ऑन होता है। अब इन जेनेटिक जर्म सेल्स का मेकअप अगर पास ऑन हो रहा है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी वो आ जाएगा। तो हिरोशिमा नागासाकी वाले आज भी बियर कर रहे हैं जो उन्होंने 50, 60, 70 साल पहले झेला है। बात समझ में आ रही है? तो बट फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ध्यान से सुना, लामार्क की भले ही लाख कमियां होंगी, लेकिन पहली बार लामार्क डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग इवोल्यूशन एज अ साइंटिफिक फैक्ट। मैन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल केस बट अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। हमको भगवान ने नहीं बनाया है। उस टाइम ये जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है। He also established that man is not the product of a special creation that is not created by God. Man is the end product of a scientific evolutionary process. ठीक है, यहां तक लामार्क खत्म हो गया। इसका यूज करिए, इसके बाहर आंसर लामार्क से टैकल अप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डार्विनिज्म करेंगे।